आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मौजूदगी है। पूरी रात यहीं पर गुजारेंगे, जिसके जरिए एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश किसको की जा रही है, विस्तार से इसके बारे में अगले 1 घंटे तक हम करने जा रहे हैं चर्चा। जी हां, चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर माड़ा के उस गांव में गए जो भारत और चीन की सीमा के बिल्कुल सटे हुए है। भारत का यह आखिरी छोर, आखिरी गांव, जहां से सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीन को देने की आज की गई है कोशिश। आपको बता दें, अक्टूबर का महीना है। 60 साल पहले आप जाएंगे तो 20 तारीख को चीन की ओर से 1962 में हमला किया गया था, जिसके बाद भारत को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 60 सालों के बाद आज परिस्थिति बदल गई है। 60 सालों में हिंदुस्तान नई नई इबारत लिख रहा है। इतिहास को पलटते हुए कामयाबी की, तरक्की की दुनिया में नई राह तय करते हुए अपने लिए खुद बड़ी लकीर खींच रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संदेश दिया है, चीन पर उसका किस तरह का देखने को मिलेगा असर, एबीपी न्यूज सी वोटर ने मिलकर किया है चीन से रिश्तों को लेकर बड़ा सर्वे। उसके आंकड़े क्या है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से चीन के ऊपर क्या बीत रही होगी और आगे हिंदुस्तान की क्या है तैयारी, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद दिखाएंगे सी वोटर का सर्वे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये हुंकार उस बॉर्डर एरिया से जहां से चीन महज 26 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह है बद्रीनाथ के पास माड़ा गांव, जिसे कहा जाता है भारत का आखिरी गांव। इसके बाद न कोई बस्ती है न कोई आबादी, सिर्फ भारत और चीन की सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं। ऐसे संवेदनशील बॉर्डर इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दमदार मौजूदगी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश सीमा पार बैठे चीन के लिए, जो कि गाहे बगाहे भारत से उलझने की हिमाकत करता रहता है। संदेश साफ है, हिंदुस्तान किसी से डरने वाला नहीं है। चीन आज मुल्क है, ये बात हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के ताजा सर्वे में भी इसका अंदाजा लगता है, जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है, तो हाँ कहने वाले सिर्फ 12% थे, जबकि 88% ने नहीं कहा। साफ है कि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता है। माड़ा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। वैसे पिछले 8 साल में यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी भारत चीन सीमा के बहुत नजदीक तक गए हैं। 30 अक्टूबर 2016 को वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर गए थे। 7 नवंबर 2018 को वो उत्तराखंड के हर्षिल गए और आज यानी 21 अक्टूबर 2022 को बद्रीनाथ के पास माड़ा गांव पहुंचे। ऐसे में चीन के बॉर्डर के नजदीक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के आखिर क्या मायने हैं, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मोदी आज न सिर्फ चीन सीमा के पास स्थित भारत के आखिरी गांव माड़ा पहुंचे, बल्कि प्रधानमंत्री आज रात इसी बॉर्डर इलाके में रुकने वाले हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के इस बॉर्डर प्रवास में छिपा है ड्रैगन मुल्क चीन के लिए कोई खास संदेश? नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, माड़ा गांव पहुंचे हुए थे बॉर्डर एरिया में। फिलहाल इस वक्त उनकी मौजूदगी है और यकीनन इसके जरिए चीन में किस तरह की खलबली होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो बड़ा सर्वे किया है, उसके आंकड़े सबसे पहले आपको रखते हैं आपके सामने और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे।
हमारा सवाल था 60 साल में चीन और भारत के रिश्ते क्या बेहतर हुए हैं। इसके जो जवाब मिले हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। रिश्ते बेहतर हुए हैं 24% लोग ऐसा मानते हैं, रिश्ते बिगड़े हैं 16% ऐसा मानते हैं, यथास्थिति है 46% लोगों की ऐसी तादाद है, सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते हैं 14% लोग ऐसा मानते हैं। यानी कि 60 साल में चीन और भारत के रिश्ते क्या बेहतर हुए हैं, यथास्थिति ही बनी हुई है, इसको मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं 46%। हमारा अगला सवाल था चीन पर क्या भारत भरोसा कर सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और इसका जो जवाब सामने आया है यकीनन उसके जरिए ही भारत सरकार को भी चीन को लेकर अपनी आगे की स्ट्रैटेजी तय करनी होगी। चीन पर क्या भारत भरोसा कर सकता है? नहीं, 88% लोगों ने कहा है कि नहीं, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि 12% लोगों ने कहा है कि हाँ भरोसा कर सकते हैं। यानी कि देश के हिंदुस्तान के 88% लोग ऐसा मानते हैं। जिन जगहों पर यह सर्वे हुआ है, कुछ लोगों के बीच ही ये सर्वे हुआ है, लेकिन उसके जरिए कम से कम भारत के मिजाज को हम समझ सकते हैं। 88% लोगों ने माना है कि नहीं, हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब अगला हमारा सवाल था भारत के लिए बड़ा खतरा कौन है। देखिए, चीन और पाकिस्तान जिस तरह से बॉर्डर एरिया में है, उनको लेकर यह सीधा सा सवाल था कि इन दोनों में ज्यादा बड़ा खतरा कौन है। इसका जो जवाब सामने आया है, चीन को 73% लोग ज्यादा बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि 27% लोग पाकिस्तान को बड़ा खतरा मानते हैं। यानी कि चीन को बड़ा खतरा मानने वालों की तादाद यहां पर बहुत ज्यादा है। 73% लोगों ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है। हमारा अगला सवाल था अगर भारत और चीन के बीच आज युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। 1962 का जो दर्द है वो अभी भी हर हिंदुस्तानी के जेहन में ताजा है, समय समय पर वो कुरेदता भी रहता है। और LAC पर, बॉर्डर एरिया पर चीन ने जो हिमाकत हमारे सैनिकों के लिए की थी, उसके बाद ये सवाल देश के जेहन में और ज्यादा बढ़ने लगे थे। अगर युद्ध हुए तो क्या होगा, आपको बता दें कौन जीतेगा। तो यहां पर जो नतीजे सामने आए हैं, 57% हिंदुस्तान की जनता मानती है कि भारत की जीत होगी अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है। तो 24% मानते हैं चीन जीतेगा, जबकि बेनतीजा 19% लोगों का रहा। और इसी मुद्दे को लेकर अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल RSN सिंह साहब, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी, थोड़ी ही देर में आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा प्रमोद कृष्णन जी भी होंगे जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जफर इस्लाम साहब आपसे ही करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर एरिया में थे, चीन को क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, अगर बीजेपी की ओर से आप अपना पक्ष रख पाएं। आपको लग रहा है कि बॉर्डर एरिया में PM की मौजूदगी से चीन पर कुछ असर देखा जाएगा? देखिए, पिछले 8 साल का इतिहास देखिए, 8.5 साल में हमने चीन के साथ बिल्कुल सामने खड़े होकर मैसेज दिया है। पहले की सरकारों ने जिस तरह से चीन के साथ डर डर के खेला था, हमने बिल्कुल सामने सीना तान के चीन के साथ खड़े रहे। आपने देखा है जो है, और चीन को वापस हर बार अगर उसने कोई आक्रामक रूप दिखाया तो उसको वापस आना पड़ा, अपने घर में वापस आना पड़ा। हमने मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान अब बदल गया है, अब ये कमजोर मुल्क नहीं रहा है, एक मजबूत मुल्क है, एक स्ट्रांग नेशन है जो अपनी बात मनवा भी सकता है और अपनी बात कह भी सकता है। इसलिए चीन ने भी इस बात को समझ लिया है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी भारत ने, जो पहले भारत की जो कूटनीति होती थी और आज की कूटनीति में आसमान जमीन का फर्क है। और इसलिए चीन को इस बात का एहसास हो गया है, चाहे चीन हो या अमेरिका हो, कि भारत अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा और अपने इंटरेस्ट को मनवा के रहेगा। और इसलिए आज देखिए दुनिया में हर जगह पर, और इसका पूरा श्रेय एक आदमी को जाता है, सिर्फ एक आदमी को, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। इसलिए कि उनकी जो कूटनीति रही है पिछले 8 सालों में, चाहे बैक चैनल डिप्लोमेसी रही, चाहे जो अट्रैक्टिव डिप्लोमेसी रही, हर जगह पर उन्होंने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है देश के हित। लेकिन चीन के मुद्दे पर ही जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके बड़े नेता राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरते हैं। उनकी ओर से किस तरह के गंभीर आरोप चीन को लेकर लगाए गए हैं? मैं लौटूंगी आपके पास एक बार जल्दी से, बाकी लोगों की टिप्पणी भी मैं ले लेती हूँ, मैं जरूर पूछूंगी ये सवाल आपसे। कर्नल RSN सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RSN सिंह जी, सीधा सा सवाल, अगर माणा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होती है तो वहां से चीन को क्या संदेश जाता है? नहीं, चीन को तो संदेश जाता ही है, तिब्बत को बहुत बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि तिब्बत का मसला मेरे ख्याल से, मेरे अपने नजरिए में
कभी भी अभी 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 सेटल्ड नहीं है। वहाँ के लोग अंदर में अभी भी बहुत वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। दलाई लामा वहाँ पे हैं। तो ये तो मेरी अपनी भावना है कि जो बार बार हम इंडो चाइना बॉर्डर कहते हैं, इसको हम कहना बंद कर दिए। इंडो टिबेट बॉर्डर है, ये अंदर में बुद्धिस्ट रहते हैं टिबेट, और उनसे हमारा ऐतिहासिक लगाव है। तो चाइना को तो मैसेज जा ही रहा है। बिल्कुल। और चाइना आप समझ सकते हैं कि चाइना आप समझ सकते हैं कि अभी जो इनका 20th पार्टी कांग्रेस जो हुआ था, तो उसमें वो जो कर्नल जो था वो जो कि इंजर्ड हुआ था, उसमें उसने प्रेजेंटेशन दिया। वो भी 2,000-2,500 जो डेलीगेट्स में उसका हिस्सा था वो। तो जब वो इतनी बड़ी शोकेसिंग कर रहे हैं, तो हम अपनी प्राइम मिनिस्टर की शोकेसिंग कर रहे हैं। और ये इसको स्ट्रैटेजिक शोकेसिंग कह दीजिए, इसको जियोपॉलिटिकल शोकेसिंग कह दीजिए, इसको मैसेज कह दीजिए, इसको पोस्चरिंग कह दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन बहुत अहम भारत का सर्वोपरि लीडर अगर एक मानापास के आसपास अगर वो अपनी मौजूदगी वहां पे रजिस्टर करता है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, माणा गांव में तो वो थे ही। माणा गांव के पास में वो अपनी रात गुजार रहे हैं, और इसका सीधा संदेश यकीनन, चूंकि चीन की नजर होगी इस बात को लेकर, और उसके जहन में ये सवाल भी होगा कि माणा गांव के पास आकर रात बिताने की जरूरत क्या है। देखिए, कोई भी अगर इतना बड़ा राजनेता किसी ऐसे बॉर्डर इलाके में जाता है जहां से चीन को कड़ा संदेश देना हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज का, उसकी बातों का बहुत असर पड़ता है। और माणा गांव, चूंकि वहां पर मौजूद जो 1200 लोग हैं, छोटी सी आबादी का ये गांव, वही हिंदुस्तान के नाक कान और कान है, क्योंकि उन्हीं के जरिए ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान को मिलती है। 2020 में हमने देखा था चीन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी उस पूरे के पूरे माणा गांव में हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पर जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, देखिए, वाहवाही करने के लिए ये सच बात है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, चीन को हम कड़ा सबक सिखाएंगे। इवन सी वोटर का जो सर्वे है उसमें भी लोग मानते हैं कि भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति में हिंदुस्तान जीतेगा। 57% ऐसे लोगों की तादाद है। लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिकता अगर हम देखें तो ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। LAC के इलाके में चीन हिंदुस्तान के साथ किस तरह की हिमाकत करता है, इस बात को भी गौर करना होगा। और इसी मुद्दे पर बार बार राहुल गांधी बीजेपी को निशाने पर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता या लीडर जो है, वो इस स्थिति में है ही नहीं कि कुछ वो चाइना के बारे में कुछ बात कर पाए। इसलिए कि आप खुद देखिए, ये कहते कुछ और है और उनके एम्बेसडर के घर में जाके खाना खाते हैं। तो ऐसे लोगों की बात का कोई जो है महत्व नहीं है, ना देश महत्व देता है, ना तो चीन के लोग भी महत्व देते होंगे। हाँ, ये है, उनको मोहरा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनके ही स्टेटमेंट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस वक्त के इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में राहुल गांधी की बात को इस्तेमाल किया था। तो ये कहीं ना कहीं चीन के मोहरे की तरह है। और देखिए, इनके परिवार का इतिहास देखिए, जिन्होंने अपने देश का हिस्सा जो है चीन को सौगात में दे दिया है, इसलिए इनको कहने का तो कोई हक ही नहीं है। हाँ, भारत को आज चीन दूसरी नजर से देखता है, ये मैं आपको बहुत साफ बातों में, लफ्जों में कह रहा हूँ। आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर ऐसे समय पे जब मैसेज जाना चाहिए और कड़ा संदेश जाना चाहिए, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, चाहे चाइना को, वो देते हैं, उसमें जरा सा भी घबराते नहीं है। आज वहां उनका जाना ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इस तरह 2 वजह से। एक तो कि उनका वहां पर उस जगह जाना चीन को मैसेज देता है, और दुनिया को भी ये मैसेज देता है कि अब भारत एक देश, मजबूत देश उभर के आया है, जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है और करवाना भी जानता है। अब चीन भी जो है, आप जो 57% रेटिंग जो कह रहे हैं, देखिए, वो चीन ना तो हिमाकत करेगा, जो पहले हिमाकत 62-65 में किया है, वो हिमाकत अब नहीं कर सकता कि चीन हिंदुस्तान से कोई वॉर करे। लेकिन इस तरह के प्रॉक्सी वार करने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान और चीन जो इस तरह की चीजें करते हैं, इसलिए कि भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत न रुकेगा, न थमेगा, और अपनी बातें मनवा के रहेगा। ठीक है, जैसे ही कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब मैं उनसे लूंगी। लेकिन एक बार फिर से कर्नल आपके पास आते हुए, क्योंकि जो आंकड़ा इस वक्त हम देश के सामने रख रहे हैं, देखिए, महत्वपूर्ण है। 60 साल में क्या भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं? यथास्थिति बनी हुई है, यानी कि कोई तब्दीली नहीं आई है। 46% लोग ऐसा मानते हैं। और क्या चीन पर भारत भरोसा कर सकता है? इस सवाल का जवाब 88% लोग देते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब ये पूछा जाता है कि चीन और पाकिस्तान में बड़ा दुश्मन कौन है, तो 73% लोग बताते हैं चीन ही बड़ा दुश्मन है।
ये चीन को लेकर ये जो हिंदुस्तान के भीतर स्थिति, देखिए हम चीनी सामानों का उपयोग करते हैं, हालांकि हर दिवाली, अब दिवाली नजदीक है और अब दिवाली में हम चीन के सामान के बहिष्कार की भी बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं इस सवाल पर आऊं कि चीन पर भारत भरोसा नहीं कर सकता है, चीन की जो स्थिति है, उसका जो चरित्र है, अगर 88% लोग ऐसा मानते हैं तो उसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है सर? नहीं, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि रिश्ते पहले से बेहतर हुए या बदतर हुए हैं, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं कि रिश्ते बदतर हुए हैं और यही हालात ये कायम रहेगा, क्योंकि आप चाहे ना चाहे आप एक कॉम्पिटिटर है चाइना के, और इस रीजन में, इस पूरी एशियन रीजन में, लैंड मास में, और जो इंडियन ओशन है आपका, चाइना को अगर कोई कंपटीशन देने के हालत में है तो वो इंडिया है। ये परिस्थिति हमने और आपने नहीं पैदा की है, इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बिल्कुल जहां तक युद्ध में क्या होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो बॉर्डर है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, ठीक है ना, और हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो युद्ध होता है वो बहुत मुश्किल युद्ध होता है, और हमको नीचे से लोगों को लेके नहीं जाना है वहां पे। जो अभी हुआ था गलवान में कि नीचे से ये हैन चाइनीज को लेके गए, 100 से ज्यादा मारे गए, उनके अभी भी ग्रेव्स हैं। तभी वो जब आपको कुछ छुपाना होता है तो आप उसको थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं। 20th पार्टी कांग्रेस में आप एक कर्नल को दिखा रहे हो, गलवान क्लैश जिसको हम बोलते हैं, इतना कुछ उनका वो ईस्टर्न सीबोर्ड पे हो रहा है, जापान को लेके, कोरिया को लेके, ताइवान को लेके, वो दिखाने को उनको कुछ नहीं था वहां पे, और ये एक छोटी सी, तो आप समझ सकते हो कि इनकी, मतलब क्या मैं कहूं कि इनकी फाइटिंग प्रोवेस क्या है, ठीक है ना। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कल को अगर युद्ध होता है, और युद्ध एक तरह से जारी है, हमारी भी डिप्लॉयमेंट अभी तक, अगर नरेंद्र मोदी साहब माना में है तो वहां पर लद्दाख में हमारी फौजें 1 लाख से ज्यादा फौजी वहां पर बैठी हुई, तो मैसेज चारों तरफ से मैसेज जा रहा है। और मैं इतना संतुष्ट हूं एक हिंदुस्तानी होने के कारण कि आखिर में ये हमने एक कड़ा मैसेज देने का हमने फैसला किया है, और पूरी दुनिया इसको बिल्कुल। इसको प्रमोद देख रही कृष्ण होगी। जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये बड़ी बातें आपने कही हैं। नया ये जो हिंदुस्तान है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है और बार बार ये कहता है कि जब तक छेड़ोगे नहीं, अगर छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के संदेश देता हुआ नया भारत नजर आता है। और यही स्थिति हमने LAC पर भी देखी थी कि जब चीन की ओर से हिमाकत की गई तो हिंदुस्तान की ओर से भी चीन ने छेड़ने का दुस्साहस किया था, तो फिर हमने उसके जवानों को भी कड़ा और बड़ा सबक सिखाया था। प्रमोद कृष्ण जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है, नए हिंदुस्तान की एक बुलंद तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए देखने को तो मिल रही है। अगर वो माड़ा गांव जाते हैं, बॉर्डर एरिया में आज रात गुजारते हैं, चीन का ये बॉर्डर एरिया है, तो इसका बड़ा संदेश तो जाता ही है। चीन की नजर तो बनी ही है। और देखिए सड़कों का जिस तरह से माड़ा गांव में निर्माण किया गया, वहां पर पहले कितना दुर्गम होता था जाना, अब कितना सुगम हो चुका है, तो उसका असर तो है ही। इसके लिए कम से कम नरेंद्र मोदी की सराहना करेंगे क्या आप? देखिए चित्रा जी, देश का प्रधानमंत्री अगर देश के किसी हिस्से में जाता है और वहाँ के तीर्थ स्थल का जीर्णोद्धार करता है, डेवलपमेंट करता है, पर्यटन स्थल का डेवलपमेंट करता है, देश की सीमाओं के ऊपर भ्रमण करता है, देश के जवानों को प्रोत्साहित करता है, तो ये तो प्रधानमंत्री जी का अच्छा कदम है। इसमें उनकी आलोचना क्यों करनी चाहिए? स्वागत योग्य कदम है, उनका स्वागत करना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि देश की सीमाओं पर जो हमारे जवान हैं, तैनात हैं, जो देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनका मनोबल और बढ़ता है जब कोई देश का प्रधानमंत्री या देश का गृह मंत्री या देश का रक्षा मंत्री जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कार्य तो पंडित नेहरू से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक सभी प्रधानमंत्री किया करते थे। पंडित नेहरू भी जाते थे, इंदिरा गांधी जी भी जाती थीं, और मैं समझता हूँ हर एक प्राइम मिनिस्टर का ये दायित्व है कि अपने देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाए।
और वहाँ का विकास करे। तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। क्योंकि मैं तो इसका वेलकम ठीक है, करता हूं। अगर जवाब देना चाहता हूं 60 चित्रा सालों जी। के इतिहास पर नजर डालें या 60 साल पहले जाएं प्रमोद कृष्ण जी, हम मैं लौट रही हूँ जफर साहब, 60 साल पहले हम जाएं तो चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, यही अक्टूबर का महीना था और कल ही उसकी बरसी भी थी, जब 60 सालों के पुराने दर्द को एक बार फिर से कल हमने जिया और चीन के खिलाफ जगह जगह नारेबाजी हुई, ये कहते हुए कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है ये। तो अब बीजेपी के लोग तो ये भी कहते हैं कि आप तुलना कैसे कर सकते हैं, आज ये जो नया भारत है वो मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और चीन को भी उसकी हद में रखना जानते हैं मोदी। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश के हालात दूसरे थे और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जितना निर्माण, देश का राष्ट्र निर्माण करना था वो उन्होंने किया। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बने, उन्होंने अपने तरीके से किया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। उसके बाद पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और उसके बाद फिर कारगिल हुआ, उसके बाद और भी 1-2 युद्ध हुए। ये बात हमारे जो देश की सेनाएं जो हैं वो हमारे देश की सेनाओं पे हम फख्र करते हैं कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं और देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। मगर इसमें कई सवाल ये हैं कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर या एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई तो वो उसके लिए नया भारत ही है, नया युग शुरू होता है। आज मोदी जी जो कर रहे हैं उसको आप नया युग कह रहे हैं, लेकिन जब नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का युग शुरू हुआ वो भी नया युग था। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी का युग भी नया युग था। हर प्रधानमंत्री के बाद जब दूसरा प्रधानमंत्री या दूसरी सरकार आती है तो वो युग नया कहा जाता है। मगर अभी जो हमारे देश के सेनाओं पर, देश के जवानों को जो गलवान में हमला हुआ, उसका जवाब या उसका बदला अभी शायद हम नहीं ले पाए हैं। ये एक कसक है हमारे दिल में और ये सभी देशवासियों के दिल में है कि हमारे जवानों की शहादत वहाँ जो हुई तो उसका बदला नहीं लिया गया। लेकिन मैं इसमें ये कह दूं या आप इसमें ये कह दें कि साहब हमारे देश पे जो हमला हुआ था चीन के द्वारा और उसमें हमारी बहुत क्षति हुई थी, हमें बहुत बड़ी एक नुकसान का सामना करना पड़ा था, तो उसमें हमारे जवानों ने कोई कोताही नहीं बरती थी, हमारे जवानों ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा था। लेकिन कभी कभी होता है कि क्षति ज़्यादा होती है। अब इसको लेकर के आप अगर पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराएं, उस ज़माने की सरकार को जिम्मेदार ठहराएं तो ठहराया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा ये, क्योंकि अगर हम सरकार पे उंगली उठाते हैं तो फिर देश की सेनाओं पे, जो देश की जो सीमाओं पे सेनाएं लगी हुई हैं, तैनात हैं, हम उन पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं अपने देश की सेना पर उंगली उठाने का ना मुझे हक है ना मैं ऐसा सर, ये सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, फख्र भी है और यकीनन जिस चुनौती भरे स्थितियों का सामना करते हुए भी 24 घंटे रातों दिन वो तैनात होते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन जब नीतियां सरकारों को लेकर बनती है और बिगड़ती हैं, उसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी तो उसका श्रेय इंदिरा गांधी को मिला था। तो वैसे ही जब 1962 की बात होगी तो नेहरू जी की नीतियों को लेकर बीजेपी की ओर से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो बातें आपने कही हैं, जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे। जीडी बख्शी साहब भी इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है साहब, आपके पास में फौरन आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस बॉर्डर गांव में, बॉर्डर एरिया में स्टे करने वाले हैं जो चीन से बिल्कुल नजदीक है और इसी वजह से आज लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि क्या ऐसे बड़ा और कड़ा संदेश गया है चीन के भीतर। फिलहाल आज दिन में माड़ा गांव पहुंचे प्रधानमंत्री। माड़ा गांव की महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से कैसे किया स्वागत, जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं। राम श्याम लाई बोटी भगवान रे जागिनाथ भागिनाथ जागिनाथ। महिलाओं के लिए खुशी की बात थी। माणा ये वो गांव है, जाड़े की शुरुआत के साथ ही यहाँ के लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे हिस्से में, क्योंकि बर्फबारी पूरे गांव को पूरी तरह से ठप कर देती है। लेकिन जब 6 महीने लेकिन जब समय गुजरता है और बर्फबारी कम होती है फिर लोग यहाँ पर शिफ्ट होते हैं।
तो तस्वीरें आपने देखी, महिलाओं ने किस तरह से स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अब आ जाते हैं माणा गांव में प्रधानमंत्री की मौजूदगी से चीन को क्या गया है संदेश। मैं सीधे आपका रुख करते हुए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के। आपका स्वागत करते हुए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई है और बॉर्डर एरिया में अगर वो रात गुजार रहे हैं जो चीन की सीमा से बिल्कुल करीब है, तो इसके मायने किस रूप में निकाले जाए? देखिए, एक बहुत ही अहम संकेत वो आज दे रहे हैं हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर जाके। सबसे पहले तो हमारे जो आंतरिक जो हमारे लोगों के लिए, आपको मालूम है हमारे बॉर्डर के गांव खाली हो रहे हैं। वहाँ के जो बेचारे रहने वाले हैं वो अपने गांव छोड़ कर वो नीचे शहरों में आ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ वहाँ पे ज़्यादा आसान है, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, सुविधाएं ज़्यादा हैं। अगर हमारे गांव इस तरह खाली हो जाएंगे तो हमको तो एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। चीन के लिए घुसपैठ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप जानती हैं कि चीन जो है अपने बॉर्डर पे नए गांव बसा रहा है ताकि वो अपना वहाँ पे सत्ता जमा सके, वो वहाँ पे निगरानी रख सके उन लोकलों के जो उसके भाड़े के पिट्ठू को वहाँ बसा कर वो वहाँ गार्डिंग कर सके। तो एक तो ये संकेत है कि हमारे बॉर्डर गांव खाली न मत करें, परंपरागत जिस तरीके से आप रहते आए हैं रहें। ये ज़रूरी नहीं कि शहर ही हमारे गांव को बेचेंगे, हमारे गांव भी अपना लोकल प्रोड्यूस, अपने जो वहाँ की जड़ी बूटियाँ इत्यादि, फल वगैरह, शहद, वो शहरों को बेच सकते हैं, वहाँ सुख चैन से रह सकते हैं और हमारा वो होगा। दूसरा संकेत है चीन को कि साहब हमसे मत उलझना, आपने लद्दाख में जो ट्राई कर लिया आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा उसी वक्त। और अभी भी उनकी जो चाइनीज कांग्रेस हो रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें भी वो जो कर्नल जिसे अच्छी बुरी चोटें लगी थी और मरते मरते बचा, वो जाके बड़ा हीरो बन रहा था उनकी पार्लियामेंट में। तो उनको भी ये सबक सिखाना जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे बॉर्डर इलाकों में पहुंच जा रहे हैं। फॉरवर्ड गांव में वो रात बिताएंगे, माना गांव में, जो कि कुछ ही दूर है बॉर्डर से, सबसे अगला लास्ट विलेज है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और चीन को भी संकेत है कि देखिए साहब, ये 1962 नहीं है, बहुत लाखों लीटर पानी बह चुका है ब्रह्मपुत्र में, गंगा में, ठीक है साहब। और अगर फिर आपने वो दुस्साहस करने की कोशिश की, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। भारत की फौज वो फौज नहीं है जो 62 में थी, जो कि 303 राइफलों से फाइट कर रही थी, पीटी शू पहनकर पहाड़ों पे जर्सी पतली सी डाल के चढ़ गई थी। अब हमारे पास सब साजो सामान है, बड़ी कॉम्बैट टेस्टेड आर्मी है। और 62 के बाद तो 65 का युद्ध, 71 का शानदार जीत, कारगिल का युद्ध सब जीत चुके हैं, लगातार लड़ते रहे। चीन की फौज को 30 साल से ऊपर हो गए लड़ाई किए, और वो बहुत दिनों बाद, सालों बाद, दशकों बाद लड़ाई करेगी तो झटका खा सकती है। तो ये संकेत बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चीन इस वक्त चिंतित है क्या कहते हैं ताइवान को लेकर, और उम्मीद नहीं है कि वो कोई इस तरह की छेड़खानी करेगा, लेकिन फिर भी उसको संकेत देना जरूरी है कि 10 फार नो फर्दर, 10 फार नो फर्दर हो गया जो होना था। अब आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, टिट फॉर टैट मिलेगा। ये बहुत अहम संकेत है और बड़ा टाइमली संकेत है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉर्डर एरिया में रात में ये मौजूदगी बहुत बड़ा संदेश देगी, और यकीनन चीन की इस पर नजर लगातार बनी हुई है। जफर इस्लाम साहब, सीधे मैं आपके पास आते हुए, लेकिन देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर देश के अगर कुछ हिस्सों से आवाज उठती है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चीन के मसले पर जवाब दे। राहुल गांधी का जो ट्वीट है मैं उसको पढ़ना चाहूंगी, जो उन्होंने चीन के मसले पर किया था कुछ समय पहले। उन्होंने लिखा था, अप्रैल 2020 की यथास्थिति को बनाए रखने की भारत की मांग को मानने से चीन ने इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने बिना एक लड़ाई के 1000 वर्ग किलोमीटर की
का इलाका चीन को दे दिया है। क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस इलाके को कैसे वापस लिया जाए? बार बार LAC को लेकर चीन किस तरह से कब्जा कर रहा है हिंदुस्तान की जमीन पर, अपने दायरे को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, वो बार बार दस्तक देता है हमारे बॉर्डर एरिया में भीतर की तरफ। इसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। इस सवाल का जवाब देना भी आपका ही काम है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे क्या चीन ने इस तरह की स्थिति कायम रख पाई है या नहीं कर पाई है, इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण देंगे आप? देखिए चित्रा जी, दो बातें कहूंगा। पहली बात कि जैसा जनरल बख्शी साहब भी कह रहे थे कि वो चाइना जो है उसके माइंडसेट जो है एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट है कि अपने आप को अपने जो है बॉर्डर्स को बढ़ाते जाना है। लेकिन पहले की सरकारें ऐसी थी जो गंवाने वाली सरकार थी, अब जो है मनवाने वाली सरकार है। हमारे 1 इंच भी वो ले नहीं सकते हैं, हमारी बात जो उनको माननी पड़ती है। अगर उन्होंने ऐसे मकाना हरकत की तो वापस उनको जाना पड़ा है, और हमारे धरती पे कभी नहीं आए थे। गलवान में भी जो हुआ था फाइट, वो बॉर्डर पे हुआ था, हमारी धरती के अंदर नहीं हुआ था। और 1 इंच भी ना तो हमारी धरती उनके पास गई है और न जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी जी जो इस तरह की बात से लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं, उनकी बात का कोई महत्व नहीं है, देश की जनता नहीं देती है। हम जरूर जवाब देने से हम कहाँ इनकार करते हैं। आपको पता होगा चित्रा जी की पार्लियामेंट में जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने इस बार जो है बयान दिया है, और दोनों ने बयान दिया है कि क्या चाइना का 1 इंच भी चाइना ने हमारी धरती ली है तो नहीं ली है। ये बयान जो है देश के डिफेंस मिनिस्टर का पटल जो पार्लियामेंट के पटल पे रखा गया है और सब लोगों ने सुना है। तो इस तरह के हमकाना बात सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं और गुमराह करने के लिए, लेकिन देश उनको नहीं। हाँ, उनको जाना हो तो उनके घर जाते हैं, एम्बेसडर के घर, वहाँ चाइनीज एम्बेसडर के घर डिनर करते हैं, चाइनीज एम्बेसडर से उनके सुविधा लेते हैं। जब कहीं वो जाते हैं, जगह नहीं याद आ रहा लेकिन वहां गए थे तो उन्होंने पूरी सपोर्ट ली वहां चाइनीज एम्बेसी से। तो ये सब काम वो करते हैं। उनका और इतिहास भी है कि उनकी सरकारों ने गंवाया है, अब तो हम तो मनवाया है और हम मनवाते रहेंगे। ये बदलता हुआ भारत है जिसमें अपनी हितों की रक्षा करना जानता है। जो आरोप लगा रहे हैं जफर इस्लाम जी, क्या उनके दावे में दम है? चीन के मुद्दे पर बार बार क्या देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी इस तरह के सवाल खड़े करके? जब बार बार भारत सरकार कह रही है कि जमीन नहीं लिया है तो उनकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं है आपको? देखिए ऐसा है चित्रा जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। जब देश की सेनाओं का जिक्र होता है, देश की सुरक्षा का जिक्र होता है तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। जहाँ तक सवाल है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि चीन ने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है तो फिर तो हमारे देश की सेनाओं के शौर्य पर सवाल उठेगा। तो मुझे लगता है कि और अगर इस तरह की बात कोई भी लीडर, चाहे वो देश छोटे लीडर हों बड़े लीडर हों, करते हैं तो उनके पास उसका कोई सबूत होगा। प्रश्न ये पैदा होता है कि अभी जो बात आप हो रही थी, मैं ये मानता हूँ कि अभी प्रधानमंत्री जी माना जाना प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, धाम जाते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मेरी पीड़ा 2 थी। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो स्कूलों में हम पढ़ा करते थे 62 की लड़ाई के लिए कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो वो जो पीड़ा है 1962 की हमारे दिल में, वो आज तक है। और प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, वो कोई भी हो, वो हम उसको कमज़ोर नहीं कह सकते, वो मजबूत होता है। भारत का प्रधानमंत्री अगर कमज़ोर होगा तो फिर हम सब कमज़ोर हो गए, देश कमज़ोर हो गया। तो मैं मानता हूँ, बस इतना मुझे निवेदन करना है जफर इस्लाम साहब से और इनकी पार्टी से कि जो देश के पहले प्रधानमंत्रियों ने काम किए हैं उनको भी नकारें ना। वो कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं थे। मैंने अभी कहा
और जहाँ तक देश के ऊपर हमला होने का सवाल है तो वो देश के ऊपर हमला तो भाई आपकी सरकारों में भी हुआ, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो आपकी सरकार थी, कंधार कांड हुआ आपकी सरकार थी, उरी पे हमला हुआ आपकी सरकार थी, पठानकोट हुआ आपकी सरकार थी, गलवान में जो घटना घटी उसमें आपकी सरकार थी। तो मैं ही ऐसा कहना शुरू कर दूं कि अगर कोई विदेशी हमलावर हमारे ऊपर हमला करता है और यहाँ देश की सरकार को हम कमज़ोर कहना शुरू कर दें, आज की सरकार को हम मजबूत मान रहे हैं लेकिन आप पुरानी सरकारों को क्यों कमज़ोर कहना चाहते हैं? आप भी उनकी सराहना करिएगा। आखिर देश के पहले प्रधानमंत्री तो कमजोर थोड़ी थे। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री कमजोर होते तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, उनकी उपलब्धियों को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग? वो उपलब्धियां तो देश के नाम ही आई है ना, ऐसा तो है नहीं कि व्यक्तिगत रूप से वो उपलब्धियां हासिल करके वो चले गए। वो उपलब्धियां जो एक देश के तौर पर चाहे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करके हासिल किया हो, वो तो हिंदुस्तान के ही खाते में आई। और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, 62 की परिस्थितियां अलग थी क्योंकि तब हम इतने सक्षम नहीं थे, और सक्षमता एक दिन में तो आती नहीं है, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। देखिए चित्रा जी, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जितनी पीड़ा 62 की लड़ाई की है उतनी ही पीड़ा मुझे गलवान की है। इस पे भी जवाब देना है जफर इस्लाम जी। गलवान में जवानों की शहादत का बदला क्यों नहीं लिया गया, इस पे भी जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए। ये मैं नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वो भी पार्लियामेंट में कहा कि देश के हर प्रधानमंत्री का कंट्रीब्यूशन है और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। तो ये कहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं है? भाई देश इतने साल चल रहा है तो कंट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन बात यहाँ पर दूसरी है। बात यहाँ पर यह है, क्या उसी मजबूती से हम पूरी दुनिया में लड़ते थे पहले अपने हितों के लिए? तो बात वहां पर आती है कि नहीं, हम इसीलिए कहा कि हम गंवाने वाले थे, मनवाने वाले नहीं थे। अब जो है भारत को दूसरी नजरों से देखा जाता है, तो क्या ये नहीं बताएंगे? देश नहीं समझता है, दुनिया नहीं समझती। कभी आपने ऐसा देखा था कि देश के चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हो, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से किसी चीज पे चर्चा करके कोई डिसीजन लेते हो? नहीं लेते थे। क्यों? उसकी वजह थी कि वो पहले हिंदुस्तान को इतना मजबूत समझते ही नहीं थे। आज जब दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान एक मजबूत देश की तरह उभरा है, तो उसको चाइना इनकार नहीं कर सकता। और चाइना चाहते हुए भी, मैं ये भी कह रहा हूँ, चाइना और पाकिस्तान चाहते हुए भी दोनों मिली जुली भगत होने के बावजूद भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमें मालूम है कि वो एक देश के जो सेना है वो खुद शौर्य से लड़ती है, और दूसरी बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रधानमंत्री लड़ते हैं। इसी वजह से आज हम ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। मेरा ये सवाल है, चूंकि एक सर्वे, सी वोटर का सर्वे बताता है कि भारत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान के मुकाबले चाइना है, तो चाइना को उसके हाथ में रखने के लिए एलएसी पर बार बार वैसी नौबत नहीं बने जैसा कि बीते सालों में हमने देखा है। उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान को क्या नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी ताकि दोबारा से पीठ पर वार चाइना नहीं करे, जैसा कि 1962 के समय भी हम सब ने देखा था जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, और बाद के दौर में भी हमने 2020 में भी देखा है जब दोनों देशों के रिश्ते माने जा रहे थे कि एक अलग दिशा तय कर रहे हैं, तभी उसने पीठ पीछे एक बार फिर से वार किया था हमारे सैनिकों पर। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि चीन हमारा सबसे बड़ा खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। चीन जो है 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चीन का रक्षा बजट आज के दिन 293 अरब डॉलर प्रति वर्ष है, हमारा 70 अरब डॉलर प्रति वर्ष है, 4 गुना ज़्यादा उसका रक्षा बजट है। हमको ना सिर्फ चीन का देखना है, पाकिस्तान का भी देखना है। पाकिस्तान का 11 अरब डॉलर रक्षा बजट है। तो जाहिर है कि चीन सबसे बड़ी थ्रेट है आज के दिन हमारे लिए। नहीं क्या अमेरिका उसको अब थ्रेट के रूप में देख रहा है, पीयर ग्रुप कंपेटिटर के रूप में दे रहा है, तो हम उसको हल्के में नहीं ले सकते, ना हम ले रहे हैं। हमारी फौज में, जैसे मैंने आपको समझाया कि 1962 से लेकर आज तक जो है जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 62 में हम लड़े तो उस वक्त वो पंचशील का माइंडसेट था, अहिंसा परमो धर्म का माइंडसेट था। बिल्कुल तैयारी नहीं थी, हमारी फौजों को स्टार्व किया जा रहा था ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज, फंड्स वगैरह।
तो नेचुरली हमारा प्रदर्शन जो है उसी के दर्जे का रहा। लेकिन साहब उसके बाद हम 65 का युद्ध हमने करारा प्रदर्शन किया। 71 में तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले और साउथ एशिया का नक्शा बदल डाला। ठीक है साहब, वो लोग कहते हैं कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमने नक्शा ही बदल दिया। तो ठीक है, और ये चीन ने कोई आंख मूंद कर नहीं बैठा हुआ, वो भी देख रहा है। कारगिल की लड़ाई जो सियाचिन में झड़पें हुई वो सब पहाड़ों में हुई हैं और भारत माहिर है पहाड़ की जंग में। अब चीन को बड़ा सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम लेना होगा। वो भी सीधे हमला नहीं कर रहा, वो भी जो है स्मॉल बाइट्स ले रहा है, सलामी स्लाइसिंग की कोशिश कर रहा है, जहां खाली कुछ जगह मिलती है पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब उसको बता दिया गया है कि कुछ ऐसा ये भी नहीं होने देंगे, बड़ा कोई हमला तो दरकनार, हम सलामी स्लाइसिंग भी बंद कर डालेंगे तुम्हारी, और तुमने कुछ एक सेक्टर में किया दूसरे सेक्टर में पलटवार होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, इस वजह से माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। छद्म युद्ध, मारो और भाग जाओ, ये जो नई नीति अपनाने की कोशिश कर रहा था चीन, उसका भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और यकीनन बीते 60 सालों में, चूंकि कल ही बरसी मनाई गई है जब चीन ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था और हमें हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में इस बॉर्डर एरिया में आकर चीन को सीधा संदेश देना नरेंद्र मोदी की ओर से, वो अपने आप में बताता है कि ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं। और यकीनन पूरे हिंदुस्तानी इसी राह को तय करते हुए अपने भविष्य को भी देखना चाहते हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी ये चर्चा आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।